नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप 2024 में हर मामले में बीजेपी से काफी पिछड़ी कांग्रेस पर तमाम राजनीतिक दिग्गज सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस को आलसी बताया जा रहा है और इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का बयान भी सामने आया है। हरदा ने भी कांग्रेस आलसी हो गई वाली सच्चाई को माना है। उन्होंने कांग्रेस को मजबूत करने का रास्ता भी बताया है। तो वहीं बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि हरीश रावत ने कांग्रेस की असली तस्वीर पेश की है। ये बयान जो सत्यता है, उस सत्यता को उनको स्वीकार करना पड़ेगा। भाजपा सत्तारूढ़ दल होते हुए भी सक्रिय है और हम उस अपेक्षा में सक्रिय नहीं हो पा रहे। हमको उनसे ज्यादा सक्रिय होना चाहिए क्योंकि हमको उनको अपने स्थान से हटाना है। हरीश रावत जी बहुत अनुभवी हैं, बड़ा लंबा उनका एक अनुभव है, इसलिए उन्होंने आगे क्या होने वाला है, परिणाम क्या आने वाले हैं, उन्होंने समझ लिया, इसलिए उन्होंने क्या कहा वो तो मुझे मालूम नहीं है और उन्होंने ऐसा भी क्यों कहा मुझे मालूम नहीं है। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकदम, मैं पहले से कह रहा हूँ कि हमारे बूथ से लेकर के प्रदेश तक और केंद्र का जो नेतृत्व है वो एकदम चुस्त दुरुस्त है और पार्टी को भारी विजय के लिए कृत संकल्पित है। इसी पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता राजेश बिष्ट जी जुड़ गए हैं, साथ ही उत्तराखंड क्रांति दल से अनिल थपलियाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से आशीष नौटियाल जी हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। आशीष नौटियाल जी, आज पहला प्रश्न आपसे ही करना चाहूंगी। आप ही के पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी अभी स्वीकार किया है कि कांग्रेस आलसी हो चुकी है और अगर सत्ता पानी है तो उसके लिए भूख पैदा करनी होगी। क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले में कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई है? अभी प्रचार प्रसार की बात की जाए या चुनावी तैयारी की बात की जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनपे रावत जी की नजर होगी कि उसे भी आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है। मान लीजिए कोई उदाहरण ऐसा हो जो बेचारा भाजपा में चला गया आज, तो इस टाइप के कुछ लोग नहीं आए होंगे तो बात अलग है। बाकी कांग्रेस के कार्यकर्ता के अंदर पूरा जोश है और निश्चित जोश होना जरूरी है क्योंकि हमारा ये चुनाव देश का चुनाव है। इसमें देश की सुरक्षा को लेकर हम लोगों ने काम करना है। जनता के लिए क्या नियम बनेंगे, कैसे होगा, कैसे महंगाई कम करेंगे, कई मुद्दे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा है। तो कार्यकर्ता बिल्कुल काम कर रहा है और रावत जी ने अपने कुछ पर्सनल कोई ऐसे कार्यकर्ता रहे होंगे जो लगा होगा कि नहीं आ रहे, तो उन्होंने उनके लिए एक संदेश दिया होगा, तो बात अलग है। नहीं तो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता पूरे हर तरीके से कांग्रेस के साथ है और अच्छा काम कर। बिल्कुल, आप ये जरूर कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी के हमने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतरते देख लिया, उत्तराखंड में जेपी नड्डा आए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, लेकिन कांग्रेस की अगर बात की जाए तो हरीश रावत तो खुद ही हरिद्वार सीट तक सिमटे हुए हैं, वो खुद वहां पर प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इसके अलावा जो 4 लोकसभा सीटें हैं वहां पर खासा उनकी चाक चौबंदी दिखी नहीं। गणेश गोदियाल खुद अपने लिए प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कमी तो है। जो बड़े चेहरे हैं वो अपने प्रत्याशियों के हक में समर्थन के लिए, वोटों के लिए जनता के बीच पहुंचते नहीं दिख रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। इनको डर है कि हम लोग हार जाएंगे और सबसे बड़ी बात क्या है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन्हें बोलना ही नहीं आता। वोट उनके नाम पे नहीं मिलता, वोट इनके सिर्फ नेतृत्व के नाम पर मिलता है। इसलिए इन्हें जब डर है तो ये बुला रहे हैं, आओ हमारी मदद करो, आओ हमारे बदले आप बोलो, क्योंकि उत्तराखंड की जनता नाराज है। उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी को दोबारा चाहती नहीं है। उत्तराखंड के अंदर जिस तरह इन्होंने युवाओं पर लाठीचार्ज किया, पूरा युवा इनसे उठा हुआ है। महिलाओं के नाम पर देखिए इन्होंने क्या अंकिता हत्याकांड, उसमें महिलाएं इनसे नाराज हैं। किसान की इन्होंने हत्याएं जो करी है, 800 किसान इनसे नाराज है। पेंशनर इनसे नाराज है, जो पेंशन नहीं दे पा रहे हैं आज ये लोग। तो जनता इनसे बहुत नाराज है और डरे हुए लोग जो होते हैं अपने सपोर्ट में लोगों को बुलाते हैं, तो ये भी इसी तरह से पीछे पड़े हैं। और हमारा हर नेता अपने आप पे सक्षम है, क्षेत्र में रहता है। जितना अच्छा प्रचार हम अपना कर सकते हैं उतना दूसरा नहीं बोल पाएगा। जितना अच्छा गणेश गोदियाल जी बोल पाएंगे, गणेश गोदियाल जी को दीदी भूलियो मोदी जी का बोलने की जरूरत नहीं है, उन्हें सब कुछ बोलना आता है। उनको कोई ड्रामेबाजी नहीं करनी है कि पहाड़ी 2 साल बोल के ड्रामेबाजी करके ऐसे निकल गए। उन्हें यहाँ जनता के बीच के आदमी है, जनता के बीच रहते हैं, जनता के बीच काम करते हैं।
हरिद्वार के अंदर देखिए माननीय हरीश रावत जी की अपने आप में बहुत अच्छी पैठ है, वहां हमारे विधायक भी हैं, हरिद्वार में हमें बड़ा अच्छा सहयोग मिला पिछले चुनावों में भी, तो हरिद्वार में भी हमारे पास बड़ा स्ट्रॉन्ग चेहरा है। जोर सिंह गुंचोला टीरी में रानी राजलक्ष्मी से कई गुना ऊपर है, वो इतना अच्छा चेहरा हमारे पास वहां है। प्रदीप टमटा जी आप जानते ही है, पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, प्रदीप टमटा जी की अच्छी पकड़ है उस क्षेत्र में जोशी जी की अपनी अच्छी पकड़ है, तो हमारे नेता पूर्व सक्षम है और निश्चित हमारा नेतृत्व को जो है जहां पे थोड़ा कमी है वहां जाना पहले जरूरी है। उत्तराखंड तो मजबूती से काम कर रहा है और निश्चित उत्तराखंड भी वो आएंगे और प्रचार प्रसार करेंगे। ठीक, राजेश बिष्ट जी, कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और सिर्फ एक ही बात पर वोट मांगा जाता है, शीर्ष नेतृत्व के नाम पर बीजेपी वोट मांगती है, इसीलिए उनको स्टार प्रचारकों की आवश्यकता है। कांग्रेस के तो प्रत्याशी अपने आप में काफी है। जो हताशा और निराशा है वो साफ देखने को दिखाई दे रही है आपके चैनल के माध्यम से। मेरा ये कहना है इसमें कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ इस देश के अंदर हर राज्य से होता हुआ निकल रहा है, निश्चित रूप से जो 19 तारीख को पहले चरण में उत्तराखंड के अंदर मतदान होना है, उसमें हम लोग 5 सीटों को, अगर मैं कहूं पिछली बारी के मार्जिन से जो अधिक मार्जिन लोगों के द्वारा जो स्नेह और प्यार भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, उसमें हम लोग विजयी होंगे। और जो ये संकल्प हम लोगों ने लिया है, ये अपने राष्ट्र को श्रेष्ठ राष्ट्र बनाने का, विकसित भारत बनाने का जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है, उस पर हम लोग जरूर कामयाब होंगे। और जहां तक इन्होंने हरीश रावत जी की बात करी, मेरा यह समझना है कि उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस का मतलब है हरीश रावत जी। जो हरीश रावत जी चाहेंगे उत्तराखंड के अंदर वही होगा। वो चाहेंगे तो खुद चुनाव लड़ेंगे, वो चाहेंगे तो धर्मपत्नी जी को लड़ाएंगे, वो चाहेंगे तो बिटिया को लड़ाएंगे, वो चाहेंगे तो बेटे को लड़ाएंगे, लेकिन उनके अलावा कोई अन्य आदमी उनके अनुसार इस प्रदेश के अंदर चुनाव नहीं लड़ सकता है। जहां तक चुनावी सभाओं की बात है, भारतीय जनता पार्टी एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता अपने आप में नरेंद्र मोदी को देखता है। इस प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो यहां का छोटे से छोटा कार्यकर्ता अपने आप को पुष्कर सिंह धामी के रूप में देखता है। तो यहां पे अनुशासन है, संगठन में लोगों के अंदर उत्साह है, और जो ये लोकतंत्र का पर्व है जिसे इस देश के अंदर हर 5 सालों में हम लोग मिलकर मनाते हैं, इस समय देश राममय हो चुका है, भगवामय हो चुका है। और निश्चित रूप से ये 5 सीटों के साथ जो 400 सीटों को जीतने का लक्ष्य इस देश के अंदर हमने बनाया, निश्चित रूप से बड़ी सक्रियता के साथ और सकारात्मक रूप से जीत रहे। ठीक, अनिल थपलियाल जी आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि चुनावी मैदान में आप भी, और ऐसे में आपके प्रतिद्वंदियों पर भी हर एक कदम पर आपकी भी नजर रहती होगी। हरीश रावत जी ने एक बयान दिया है कि कांग्रेस आलसी हो चुकी है, हालांकि कांग्रेस इसको नकारती है कि ऐसा कुछ नहीं है, कार्यकर्ता पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं। क्या आप भी ये बात मानते हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जिस तरीके से तैयारी होनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं अभी पिछड़ी हुई है? देखिए, ये तो निश्चित तौर पे हरीश रावत जी ने जो बोला है, खैर उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो उन्होंने बोला है अपने कार्यकर्ताओं को, उन कार्यकर्ताओं को उन्होंने जगाने की कोशिश, उन्होंने एक शब्द और भी कहा उसमें, जो कहा कि चुस्त हो गए, सुस्त हो गए, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो कार्यकर्ता, यानी इस समय जो वर्तमान सरकार है, उससे हमने अपनी हक हुकूमत की लड़ाई लड़नी है और वो हक लेना है। यानी हक की लड़ाई, यानी सत्ता की अगर आपको भूख है तो आपको मैदान में रहना पड़ेगा 24 घंटे। वो गलत नहीं कहा उन्होंने, सही कहा है। अगर आपको कार्यकर्ता के रूप में काम करना है, चाहे वरिष्ठ नेता के रूप में काम करना है। जहां तक रही भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक है आरएसएस एक धरातल पे काम कर रहा है, और वो उसकी वो जो कमाई है वो भारतीय जनता पार्टी खा रही है। तो आज इनको इसलिए कि इनकी जड़ें हैं, वो तो जड़ें हैं, तो वो उन जड़ों को बहुत मजबूत जड़ें हो गई हैं। तो निश्चित तौर पे है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के बलबूते पे कूदती है। अगर एक्चुअली अगर देखा जाए वास्तविकता में भारतीय जनता पार्टी के पास अगर आरएसएस को अलग कर दें तो इनके पास मुझे लगता है 10,000 से ऊपर भी कार्यकर्ता नहीं होंगे। कार्यकर्ता अब जुड़ रहे हैं, यहाँ के जो दल बदलू हैं वो यहाँ से वहां से वहां अब जुड़ रहे हैं, क्योंकि आरएसएस ने भूमिका बना रखी। रही बात यूकेडी की, तो यूकेडी क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय मुद्दों पे लड़ाई लड़ेगा, और दोनों के बीच में अपनी कमर कसा हुआ और दमखम के साथ में मैदान में है। निश्चित तौर पे है कि कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र का पर्व है, तो इसमें आंका तो नहीं जा सकता कि कौन कितना बलशाली है, कौन कितना धनशाली है, लेकिन ये जरूर है
कि क्षेत्रीय दल की जो हमारा विश्वास खोया हुआ था, उस विश्वास को हम वापस ला रहे हैं और जनता के समर्थन से ही हमने 5 लोकसभा सीटों पे अपने प्रत्याशी उतारे हैं। जहां तक रही बात युवा वर्ग की, आज मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि अगर इन्होंने इतना अच्छा काम किया होता तो युवा वर्ग का बेरोजगार का जो अध्यक्ष है बॉबी पवार, वो इनको समर्थन मांगता, इनसे समर्थन करता। उसने किसी भी राष्ट्रीय दल से नहीं मांगा समर्थन, उन्होंने जो है एक क्षेत्रीय दल को चुना है और उससे हमको बोला है कि भाई उत्तराखंड क्रांति दल एक क्षेत्रीय दल है तो हम हमें समर्थन दें। आशुतोष नेगी है जिसने अंकिता भंडारी का कांड उठाया है, जो कि इनके कार्यकाल में नहीं हो पाया। हालांकि इस मुद्दे पे कांग्रेस भी चिल्लाती रही, हम लोग चिल्लाते रहे, लेकिन इन्होंने एक नहीं सुनी। तो वर्तमान सरकार चाहे कितना भी बोले, लेकिन समीक्षा जनता करेगी। 5 सीटों पे किसका परिश्रम रहेगा, ये स्थानीय जनता या क्षेत्रीय जनता इसका निर्णायक होगी। ठीक। आशीष नौटियाल जी, कई तरह के तंज बीजेपी की ओर से कसे गए जब हरीश रावत जी का बयान सामने आया। उसमें से एक बयान ये भी था कि कांग्रेस चुनाव लड़ने की सिर्फ औपचारिकता पूरी कर रही है, वो खुद हताश है, निराश है। यादव और दुर्गा आशीष नौटियाल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए ठीक है, आपके पास लौटूंगी। राजेश बिष्ट जी, अनिल थपलियाल जी का कहना है कि बीजेपी को मजबूती देने वाली सिर्फ एक ही है, आरएसएस। अगर आरएसएस को अलग कर दिया जाए तो बीजेपी की खुद की कोई भी बुनियाद नहीं, 10,000 से ज्यादा भी आपके पास कार्यकर्ता नहीं। देखिए, जब किसी पार्टी के पास जमीन में एक भी कार्यकर्ता नहीं होता तो बड़ी पार्टियां जो जमीनी स्तर पे काम करती हैं उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप कोई नई चीज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक स्वरूप है, ये संगठन नहीं है, ये परिवार है, ये संस्था नहीं चल रही है, संस्कार है, ये पार्टी का लोगो है। तो इस बात को बड़ी मजबूती से समझना होगा कि हमारा एक एक कार्यकर्ता परिवार का सदस्य है। वो मोदी जी को अपना परिवार का सदस्य मानता है और मोदी जी के परिवार का सदस्य है। खुद जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो अपने आप को इस देश का प्रधानमंत्री न मार के प्रधान सेवक मानते हैं। और आज जो इस देश के अंदर मोदी लहर चल रही है वो सिर्फ इसलिए नहीं चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन बड़ा है, वो इसलिए चल रही है कि इस संगठन के द्वारा दिशा निर्देश, नेतृत्व और इस देश के अंदर जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, जो विकास योजनाएं चल रही हैं, जो इस प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, जो देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, आज जो विदेशों में मोदी जी का डंका बज रहा है, जो हमारे भारत का झंडा बुलंद हो रहा है, वो सब नीतियां आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाई। और इन 10 वर्षों के अंदर जो हम इस देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर सकते थे, चाहे वो सरकार के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में, आरएसएस का कोई और कार्यकर्ता होता है, जिस भी प्रकार से इस देश हित की सेवा हम कर सकते हैं वो करने की कोशिश करो। यही कारण है कि उनके सामने कोई भी पार्टी टिक नहीं पा रही है और इनकी जमानत भी मुझे लगता है ये 2024 में बचनी बहुत मुश्किल होगी। और जहां तक हरीश रावत जी को हम लोग देख रहे हैं, कभी उनका बयान आ रहा है कि मैं भी पप्पू, एक क्या कहते हैं बात वो कह के लोगों के बीच में कह रहे हैं जी एक यात्रा हम ऐसी चलाएंगे। आज वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सुस्त बता रहे हैं। वो चाल हमारे जब कांग्रेस की बात करें तो वो कह रहे हैं यहाँ पे कोई ऐसा औपचारिकता पूरी करने के अलावा कोई दूसरी चीज हमें दिखाई नहीं दे रही है। वो सिर्फ इसलिए दिख रही है क्योंकि हम लोग अपने द्वारा किए गए कामों को घर घर पहुंचा के उस पर चर्चा करने का काम कर रहे हैं और उन्हीं काम के नाम पे हम वोट मांग रहे हैं। ठीक, आशीष नौटियाल जी। देखिए, मेरे भाई राजेश बिष्ट बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा आपने काम किए क्या? कौन से काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं आप? आपने महंगाई कम की नहीं, आप देश की सुरक्षा में फेल रहे। आप बताएं, देश के अंदर इतना बड़ा आरडीएक्स हमला हो गया, आज तक पता नहीं लगा आरडीएक्स आया कहां से। चाइना हमारी जमीनें कब जा रहा है, पाकिस्तान आपको डांट लगा रहा है, नेपाल आप पे पत्थर फेंक रहा है, बांग्लादेश हमारे सामान का विरोध कर रहा है। ना देश की नीति काम की, ना विदेश की नीति काम की, और आप कह रहे हैं हमारे काम के नाम पर वोट। आपने किया कि आप काम के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं, यही तो दुर्भाग्य है हमारे देश का। आप वोट मांग रहे हैं राम के नाम पर। राम के नाम पर तो लोग भीख मांगते हैं बिष्ट भाई, राम के नाम पर वोट मांगना छोड़ो, काम के नाम पर मांगो। आप बताएं, हम सत्ता में आए थे, 100 दिन के अंदर इतना काला धन लेके आए, आप बताने को तैयार नहीं है। स्टेट बैंक जैसे बैंक को आपने स्विस बैंक बनाने का काम किया। स्टेट बैंक आंकड़े छुपा रहा था, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमें आंकड़े 1 महीने के अंदर दो, तो स्टेट बैंक ने असमर्थता जाहिर करी कि मैं आंकड़े नहीं दे सकता, ये आंकड़े में चुनाव के बाद दूंगा।
और जब स्टेट बैंक को फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो आंकड़े 3 दिन में दे दिए, और उस आंकड़े में भी नंबर नहीं दिया, जो रसीद का नंबर होता है वो नंबर नहीं दिया, उसको छुपाने का काम किया। फिर फटकार लगाई तो 1 दिन में वो नंबर भी दिया। अरे इतनी बेईमानी कर रहे हो, जनता को गुमराह कर रहे हो, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जैसा इतना बड़ा कांड हो गया और टीवी चैनल में आने को तैयारी नहीं है। बड़े बड़े टीवी चैनल दिखाई नहीं रहे, एक छोटी सी घटना कहीं हो जाती है तो पूरे टीवी चैनल में दिखाना शुरू कर देते हैं, मोदी है चीता लाया, मोदी है चीता लाया। इससे आपने टीवी चैनल को भर दिया जब मोदी चीता को लेके आया था, और आज सारे चीते मर गए। आपने बताया तक नहीं चीते मर गए, वो हमें अन्य माध्यम से पता लग रहा है। अखबार के लास्ट में इतनी कटिंग में आता है कि आज 2 चीते मर गए, 3 मर गए। आपने देश के अंदर इसी प्रकार से इलेक्ट्रल बॉन्ड को जनता के समक्ष आने ही नहीं दिया कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के अंदर कितनी बड़ी धोखाधड़ी की है। आपने बताने नहीं दिया। कोरोना काल में जब हम लोग जान बचाने के लिए सोच रहे थे जान बच जाए, उस समय आप कोविड सीड कंपनी से चंदा लेने का काम कर रहे थे। आपने लोगों पे ऐसे टीके लगवाने का काम जबरदस्ती किया और पैसा वहां पे भी खाने का काम किया। नहीं तो बताएं, कोई कंपनी वैक्सीन बना रही है, आपको पैसा क्यों दे रही है? कोई कंपनी सुरंग बना रही है, आपको पैसा क्यों दे रही है? आप सिर्फ चंदा लो और दो और धंधा लो के जो सिस्टम में चल रहे हैं, जनता को बहुत अच्छी तरह पहचान चुकी है। झूठ कभी ना कभी सामने आता है और वो सामने आ चुका है। जनता आपको दौड़ाएगी, आप याद रखना, हमेशा झूठ नहीं जीतता, सच जीतता है। ठीक है, अनिल थपलियाल जी से प्रतिक्रिया ले लेती, उसके बाद राजेश बिष्ट जी आपके पास लौटूंगे। अनिल थपलियाल जी, राजेश बिष्ट को आपने सुना होगा, उनका कहना है कि ट्रेन के धरातल पर खुद एक भी कार्यकर्ता ना हो, वो दूसरे के संगठन पर अगर इस तरीके से प्रश्न चिन्ह खड़ा करे तो कहीं जमानत जब्त करने वाली स्थिति ना आ जाए। देखिए, ये तो इनके भी कभी वो दिन थे संसद भवन में, हम दो हमारे दो सांसद हुआ करते थे, ये भी इतना ना बोले। 2014 से ही भारतीय जनता पार्टी चमकी है, जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं। फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि संगठन जो है मजबूत है, आरएसएस मजबूत है, इनको भली भांति पता नहीं है। अब मैं ये नहीं जानता कि कितना जानते हैं कब इन्होंने भाजपा ज्वाइन की होगी, लेकिन निश्चित तौर पे है। कांग्रेस और भाजपा में अंतर है कि कांग्रेस के अपने कार्यकर्ता हैं, यूकेडी के अपने कार्यकर्ता हैं, लेकिन भाजपा के अपने कार्यकर्ता कितने हैं वो सारी जनता जानती है। और क्योंकि आरएसएस को लोग अब भली भांति समझ गए, सामाजिक सेवा संगठन नहीं है ये, बल्कि भाजपा का एक तरह से कहें तो ये भाजपा एजेंसी को प्रमोट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। रहा सवाल माननीय नरेंद्र मोदी जी का, तो जो उन्होंने काम किए उन पे हमारे प्रश्न चिन्ह नहीं है कि उन्होंने जो है कोई अच्छे काम नहीं किए, उन्होंने देश हित में काम किए। जो काम नहीं हुआ, 70 साल और 10 साल में फर्क बहुत रहा है। 70 साल में 5 रुपए, जब 70 साल का कार्यकाल था 5 रुपए किलो आटा था, आज 40 रुपए किलो है। जब 70 साल का कार्यकाल था तब 350-250 रुपए सिलेंडर था, आज 1150 से 950 पे है। तेल उस समय 25 रुपए पेट्रोल हुआ करता था, आज 105 लीटर है। बेरोजगारी दर उस समय 2%, 1% हुआ करती थी, आज 8% है उत्तराखंड की। आप ये बताइए, प्रदेश जो है चरम सीमा पे अपने मतलब ऐसी स्थिति में है कि ना इधर जा सकता ना उधर जा सकता है। तो किया क्या है किसी भी पार्टी ने, चाहे राष्ट्रीय कोई भी पार्टी रही हो। ठीक है, आप ये बताइए, ये तो एक ढांचा तैयार किया है इन्होंने अभी उत्तराखंड का, इसमें विकास डेवलपमेंट जो पैरामीटर्स होते हैं उन पैरामीटर्स पे तो काम किया ही नहीं। जब भी किसी राज्य का निर्माण होता है तो उसमें पैरामीटर रखे जाते हैं कि उसमें ये विकास होगा, इसमें ये विकास, इस क्षेत्र में ये होगा, इंडस्ट्रीज ये होंगी, ये होगा। दुनिया भर 2 ग्लोबल इन्वेस्टर मीट आप कर चुके हैं, कितना रोजगार मिला, कितनी इंडस्ट्री मिली है, कितने मैन्युफैक्चरिंग लगे। यानी आपने कौन सा काम किया है कि जो आपको जनता 5 सीटों पे प्रचंड बहुमत से जिताएगी। सवाल इस बात का है कि स्थानीय जनता निर्णायक है, स्थानीय जनता जवाब देगी और 10 साल का जो कार्यकाल है उस कार्यकाल की समीक्षा होगी। और ये निश्चित तौर पे है, इस समय जनता तैयार बैठी है, क्योंकि बेरोजगारियों की लाठियां जो बांधी है वो नहीं भूले। ठीक है, माफ कीजिएगा, रुकना चाहूंगी।
राजेश मूल मिश्र निवास जी- 1950, भू कानून, ठीक है। इन पे क्या काम हुए हैं? अंकिता भंडारी कांड पे क्या काम हुआ? पर्यटन पे क्या ठोस नीति? ठीक है अनिल यानी थपलियाल जी, कई ठीक मुद्दे हैं है। जिनको पर्याप्त गिना समय नहीं दिया। सकते। राजेश बिष्ट से प्रतिक्रिया लेनी है। राजेश बिष्ट जी, आप कह रहे हैं कि जो हमारे काम है उनके बलबूते पर हम जनता के बीच पहुंच रहे हैं और उस पर चर्चा कर रहे हैं कि इस बिहाफ पर आपको जो है वोट दी जाए, लेकिन कांग्रेस का भी कहना है और यूकेडी का भी कहना है कि आप काम के नाम पर नहीं, राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। यूकेडी कहती है कि उत्तराखंड का ढांचा तो तैयार किया, लेकिन कोई पैरामीटर तैयार नहीं किया कि किस पर आगे प्रदेश बढ़ेगा, कैसे तरक्की करेगा। जागृति जी, जो लोग आज राम के नाम पे सवाल उठा रहे हैं, ये वही लोग हैं, ये वही पार्टी के लोग हैं जो ये बोला करते थे कि प्रभु श्री राम काल्पनिक है। ये वही लोग थे जब खुलेआम मीडिया पे बैठ के ये बोला करते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, और हम पे तंज कसा करते थे। आज मंदिर भी भव्य रूप से वहां पे बनाया, देश की आस्था का केंद्र बना, और लाखों लोग आज प्रतिदिन वहां पे आस्था के केंद्र में जा रहे हैं और डुबकी लगा रहे हैं और ओतप्रोत हैं इस देश के अंदर प्रभु श्री राम के नाम पे। अगर हम लोग जाके अपनी किए हुए कामों को, जिन कामों को इन्होंने कोर्ट पे घसीटने का काम किया, अगर कोर्ट से जीतने के बाद हमने भव्य राम मंदिर बनाया तो इनको परेशानी किस बात की है? इनके पार्टी के नेता गले में जनेऊ तो लंबा डालेंगे लेकिन प्रभु श्री राम का नाम लेंगे, तो ऐसे किस सनातन धर्म के इस हिंदुस्तान के अंदर हम रह रहे हैं जहां पे हमें डर हो, हमें किसी जाति को कुछ करने के लिए, किसी धर्म को कुछ करने के लिए हमें प्रभु श्री राम का नाम लेने में संकोच हो रहा हूं। हम सीना ठोक कर बोलते हैं कि हम प्रभु श्री राम के भक्त हैं और प्रभु श्री राम भक्ति के लिए हमें जो कुछ करना होगा वो हम करते रहेंगे। रही बात विकास की, अगर हम विकास की बात करते हैं तो इस प्रदेश के अंदर जब हम हर घर शौचालय देखते हैं ना, तो हमें कांग्रेस का वो शासनकाल याद आता है तब महिलाओं को सुबह दुपट्टा नीचे करके खुले में शौच के लिए जाना पड़ता था। आज उन्हीं महिलाओं को इस प्रदेश के अंदर 5.5 लाख शौचालय मिलने का काम हुआ है। इज्जत घर के रूप में यूपी के अंदर शौचालय मिलने का काम हुआ, बल्कि इस देश के अंदर करोड़ों शौचालय बने हुए। जब हम हर घर आवास की बात करते तो हमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों के घर पे वो छत नजर आती है, जो छत पहले पानी में, बरसात में, ठंड में, हवा में टपकती थी, वो छत आज हमें नजर आती है। आज जब हम स्वरोजगार की बात करते हैं तो हमें पुष्कर धामी जी जैसा एक मुख्यमंत्री इस स्वरूप में मिला जिसने यहां पे इस प्रदेश के अंदर 3.5 लाख करोड़ की योजनाओं को इन्वेस्टर सबमिट के माध्यम से जमीन पर उतारने का काम कर रहा है। करीब 1 लाख करोड़ की योजना है। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं कि इस प्रदेश में स्वरोजगार के लिए अवसर पैदा किए जा रहे हैं। जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो हमें यह भी दिन आता है जिस ठगबंधन को लेकर ये बैठे हुए हैं, वहां पे हमारे सैनिकों के ऊपर पत्थर पड़ा करते थे, आज कोई पत्थर मार के दिखाया उस जगह पे। जब हम यूपी की बात करते हैं तो हमें गुंडाई दिखाई देती थी, आज वो गुंडाई वहां पे खत्म हो गई है। कोई वहां पे गुंडाई किसी महिला में, किसी बहन को छेड़ने की आग उठा के उम्मत नहीं कर सकता है। सुरक्षा की बात ना करें तो इसलिए हम लोगों ने काम किया है, काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। निश्चित रूप से 400+ सीटों से जब हम जीत रहे हैं, सबकी जमानत भारत के अंदर खत्म होगी और कांग्रेस मुक्त भारत आपको इस देश के अंदर दिखाई देगा इस चुनाव में। ठीक, आशीष नौटियाल जी, कम शब्दों में आखिरी प्रतिक्रिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है। कोई आवास योजना में उत्तराखंड के अंदर आवास नहीं मिले, झूठ बोल रहे हैं, आवास मिल गए। सारे गरीब हमारे पास भी आते हैं कि हमें कैसे आवास मिलेगा। उनसे ये पूछिए कितने गरीब लोगों को सरकार के पास ले गए आप पकड़ के कि इन्हें आवाज दीजिए, तो झूठ बोलने का काम कांग्रेस करती है। इनका एजेंडा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है इनके पास, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाया करो। और यही कारण है कि इनके 10 साल के प्रशासन के बाद इन्हें बाद में मौका नहीं दिया, सबसे बड़ा कारण है। 400 रुपए का सिलेंडर आपको बता दे रहा हूं, इस चुनाव में भी हालत खराब है। न नेता है, न नेतृत्व है, न इनके पास प्रदेश के अंदर कोई हमारे पास न प्रदेश में न देश में, इनको कोई नहीं पूछ रहा है। कांग्रेस मुक्त भारत आपको 2024 में मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। और ऐसा ना हो जिनको पप्पू कह के इन्होंने ये ठगबंधन बना दिया, जनता सब चलिए ठीक है, माफ कीजिएगा राजेश मिश्र जी, आशीष नौटियाल जी, आप दोनों को रोकना चाहूंगी। 19 अप्रैल का इंतजार है जब मतदान होना है और उसके बाद 4 जून को यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि जनता किसके नाम पर और किसके काम पर वोट देती है। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए। तो एक तरफ जहां कांग्रेस के खुद के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का कहना है कि कांग्रेस आलसी हो चुकी है और अगर सत्ता पानी है तो उसके लिए भूख पैदा करनी होगी। इस पर अब बीजेपी ने भी तंज कसने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी का कहना है कि हरीश रावत ने कांग्रेस की असली तस्वीर पेश की है। चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।